आलोकित हो लोक में प्रभु प्रभु परमात्मा प्रकाश। आनंद आनंदामृत पान कर मिटे सभी की प्यास। जय ज्ञान मात्रदायक स्वरूप तुम हो, अनंत चैतन्य रूप तुम हो, अखंड आनंद पिंड मोहिर दलन को तुम प्रचंड। रागाधि विकारी भाव जार तुम हुए, निरामय निर्विकार निर्द्वंद निराकुल निराधार, निर्मम निर्मल हो निराकार। नित्य करते हरते आनंद रास, स्वाभाविक पणिरति में विलास। प्रभु शिव रमणी के हृदय हार, नित्य करते हरत निज में विहार। प्रभु बबुधदिय गहरो अपार, बहते जाते सब निराधार। सब परिणति का सत्यार्थ भान, शिव पद दाता जो तत्व ज्ञान। पाया नहीं मैं उसको पिछान, उल्टा ही मैंने लिया मान। चेतन को जड़ में लिया जान, तन में अपनाया लिया मान। शुभ अशुभ राग के दुख खाने, उसमें माना आनंद महान। प्रभु अशुभ कर्म के मान है, माना पर शुभ को उपादे। जो धर्म ध्यान आनंद रूप, उसको माना में दुख स्वरूप। मन वांछित चाहे नित्य भोग, उनको ही माना है मन योग। इच्छा निरोध की नहीं चाह, कैसे मिटता भय विषय दाह। आकुलता में संसार सुख, जो निश्चय से है महादुख। उसकी ही निश दिन करी आस, कैसे कटता संसार पाश। भव दुख पर भव दुख का पर को हेतु जान, पर से ही सुख को लिया मान। मैं दान दिया अभिमान ठाने, उसके फल पर नहीं दिया ध्यान। पूजा कीनी वरदान मांग, कैसे मिटता संसार स्वांग। तेरा स्वरूप लख प्रभु आज, हो गए सफल संपूर्ण काज। मोर प्रगट्यो प्रभु भेद ज्ञान, मैंने तुमको लीना पिछान। तुम पर के करता नहीं नाथ, ज्ञाता हो सबके एक साथ। तुम भक्तों को कुछ नहीं देते, अपने समान बस बना लेते। यह मैंने तेरी सुनी आन, जो लेवे तुमको बस पिछान। वह पाता है केवल ज्ञान, होता परिपूर्ण कला निधान। विपितामय पर पद है निकाम, निज पद ही है आनंद धाम। मेरे मन में बस यही चाहे, निज पद को पाऊं है जिनाह। पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना भाव। निज स्वभाव में थिर रहूं, मेटो सकल विभाव। थैंक यू। चलिए, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, किसी को ध्यान है? आप में से कोई बताना चाहेगा लास्ट क्लास में? ब्रह्मोकार महामंत्र का हमने ऑलमोस्ट सारे लास्ट 2 चैप्टर रह गए थे, बाकी सारे कर लिए थे। और ये वितराग विज्ञान पाठमाला भाग 3 का जो सिद्ध पूजा है, वो उसकी जयमाला बाकी है, बाकी पूजन का हमने शायद समझ लिया था। ओके, तो अभी जयमाला अपना कौन सा चालू है? वित्त विज्ञान भाग 3, राइट? नहीं, तत्व ज्ञान। नहीं, वितराग विज्ञान भाग 3। भाग 3। एक सेकेंड देना। हम्म सबको विजिबल है?
हेलो, सबको विजिबल है? हाँ हाँ, लेकिन पहले वो 2 क्लास बाकी है, 2 चैप्टर बाकी है, वो कर लेगा पूरा। चलिए, वो करना है। हाँ वो बहुत। तो मेरे को अब ये बताना कि जो नमो का मंत्र एक अनुशीलन है, उसमें से आपका जो 2 चैप्टर बाकी है, कौन कौन पढ़ के आया? मैं पढ़ के आया हूँ। चलिए, तो आप बताएंगे उसमें क्या पढ़ के आए हो? एक तो मैं अपने में ये करने का है कि मुझ में स्थापित होने का है, आत्मा को आत्मा में स्थापित होने का है, कि मुझ में स्थापित होने का, यही सच्चा धर्म। बाकी तो सब व्यवहार है। सब्जेक्ट के, टॉपिक के? मैंने तो गुजराती में पढ़ा है, પોતાનામાં પોતાપણું, अपने में अपने में अपनापन। अपनापन। तो अब अपने में अपनापन में बात क्या आई है? बस के अपना को जानो, अपने में स्थिर हो जाओ, यही सच्चा धर्म है। बाकी ये जो आप पूजा पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं, वो तो व्यवहार, लेकिन अंत में तो आपको अपने में स्थिर होने का है। सार यही है धर्म का। ओके, तो अगर मुझे अपने में अपनापन स्थापित करना है तो मैं कैसे करूँगा? यदि मैं स्वाध्याय नहीं करूँगा, जिनागम का अध्ययन नहीं करूँगा, यदि मैं आत्मा का और पर का स्वरूप नहीं जानूंगा, तो स्वर और पर के अंदर भेद विज्ञान कैसे करूँगा? अगर ये सब चीजें नहीं होगी तो यहाँ पे जो चीज बोली गई है वो चीज प्रैक्टिकल में कैसे होगी? क्योंकि अभी मैं जिस सिचुएशन में, जिस कंडीशन में, जिस स्टेज में हूँ, उस स्टेज से अगर मुझे उठ के दूसरे स्टेज पे पहुंचना है, तो उसका जो रोड मैप है या उसका जो प्लानिंग है वो कैसे होएगा? नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा ना। वेद विज्ञान के बगैर तो कुछ होएगा ही नहीं, तो जानना तो पड़ेगा, स्वाध्याय भी करना पड़ेगा। ये उपदेश क्यों दिया है सदगुरु ने? इसके लिए तो दिया है कि कुछ समझने का है। तो श्रुत ज्ञान का तो आश्रय लेना चाहिए, उसके बाद फिर सोचने का है, चिंतन मनन करने का, फिर अनुभव करने का। श्रुतमयी प्रज्ञा, भावना, चिंतनमयी प्रज्ञा, फिर भावनामयी प्रज्ञा, ऐसा उसमें जाने का। चिंतामय क्या बोला? चिंतनमयी प्रज्ञा, चिंतन। चिंतनमय आत्मा। पहले तब सबका लगता था। नहीं, दूसरा आवाज आ रहा है। चिंतन, हाँ, चिंतन में आत्मा का चिंतन करने का है। तेरा आवाज आ रहा है विकी। सब लोग तो म्यूट पे है। हाँ, विजय जी आप भी म्यूट पे हो, आप तो अनम्यूट हो जाइए। हाँ, नहीं, चिंतन तो करना ही पड़ेगा ना। कर विचार तो पाम, कृपाणु देव ने तो बोला है कि कर विचार तो पाम। चिंतन तो करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, निधिध्यासन करना पड़ेगा, बाद में। नहीं तो हम लोग अभी करोड़ों साल से, कितने सालों से अपना ये व्यवहारिक इसमें ही उलझा हुआ है, मैं मेरा, शरीर में मेरा। तो वेद ज्ञान तो करना ही पड़ेगा ना। ये तो दादा ने कैसे तो लिखा है ना, जो मोक्ष। हाँ, तो ये सब जानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, इसलिए तो क्लास ज्वाइंट होता है कि भाई चलो हमको कुछ समझ में आए, ये करे। चलो, एक मेरे को एग्जाम्पल आपके सामने एक रख रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा कि वो चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा। एक व्यक्ति था जिसने अपने पढ़ाई और जिसने समझो एरोप्लेन बनाने में A to Z सब पढ़ लगा था, PhD करके रखी हुई थी। उससे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति कोई नहीं था इस दुनिया में। बट उसने एक भी दिन उसने प्लेन बनाने में या उसको करने में
एक भी बार उसने मेहनत नहीं की थी, एक भी बार उसने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था। थियोरिटिकल ही वाज द बेस्ट। बोलो वो नहीं चलेगा, क्यों? नहीं चलेगा। क्यों? प्रैक्टिस नहीं किया ना, प्रैक्टिस नहीं किया उड़ाने का, प्लेन उड़ाने का प्रैक्टिस नहीं किया। हम लोग भी कितना तैरने का ये बुक में से पढ़ ले, लेकिन जब तक तैरने नहीं जाएंगे तहाँ तक तो कुछ नहीं होएगा। पूरे ज्ञान से कुछ नहीं होएगा, बौद्धिक ज्ञान से कुछ नहीं होएगा। इसके साथ तो फिर बेसिकली आप लोग जो भी जानोगे समझोगे उसको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन इज द की, ये बात तो अपन डिसाइड हाँ कर। हाँ, ठीक है, चलिए। बस वही उसके एप्लीकेशन करना कैसे है आप समझाओ। वेरी गुड पॉइंट। यही क्वेश्चन का आंसर है नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है अपनी खोज। अपनी खोज कौन कौन पढ़ के आए? मैंने भी पढ़ा तो था, याद है 2-3 दिनों का। आप में से कोई? हाँ पढ़ा है। इसमें ये भी लास्ट टाइम डिस्कस हो गया था। इसमें ये बताया था एग्जाम्पल देके कि एक बच्चा जो है, बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया था। तो जब रिपोर्ट लिखवाने गए तो पुलिस वालों ने माँ की रिपोर्ट तो लिखी कि भाई उसका बच्चा खो गया, लेकिन बच्चे की रिपोर्ट नहीं लिखी कि उसकी माँ खो गई है। बस ये लिखा कि गुमशुदा बच्चा या खोया हुआ बच्चा जो है वो आया है यहाँ पे। उसी की पूरी स्टोरी से ये समझाया है कि जब हम मतलब उसका टारगेट सिर्फ अपनी माँ को ढूंढना ही था, माँ को ही पहचानना था। बाकी कितने भी लोग उसके आसपास से जा रहे थे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ना वो उनको देख रहा था, तो जान नहीं रहा था। तो वैसे ही हमको अपनी आत्मा को ही जानना है, तो हमारा जो पूरा ध्यान है वो उसमें ही होना चाहिए, आसपास की चीजों या पर में नहीं होना चाहिए। अगर पर में आसपास की चीजों में ध्यान गया तो फिर क्या नुकसान है? जो चीज हमें चाहिए वो नहीं मिलती। जैसे उस बालक को माँ नहीं मिलती, अगर वो सब जगह देखता रहता उसकी माँ कब उसके साथ नजरों से निकल गई वो नहीं ढूंढ पाता। ऐसे हम सभी चीजों में देखते रहेंगे, पर में ही सबको देखते रहेंगे, तो हमें कभी अपनी आत्मा अनुभूति नहीं होगी। ठीक है, तो अब अपनी खोज कहाँ पे करना है? अपने में, अपने में ही करना है। अपने में मतलब ये बालों में, ये स्किन, आंखों में, इधर इधर करना है, किधर करना है? अपनी खोज अपने में करना है ना। किधर? अपने में तो अपने में की क्या डेफिनेशन? मीन्स ये बाहर का क्रियाकांड कम करके, जहाँ तक जरूरत नहीं है, जब आप वो स्टेज पे पहुंच जाओगे तो अपने आप में स्थिर होने का है ना। उनका बोलना ये है कि आपको बाहर की दुनिया से या बाहर के लोगों से अपने आप को अकेला करना पड़ेगा, और फिर आप एकदम नॉन बायस्ड, अनबायस्ड या अनफेवरेबल सोच पाओगे। क्योंकि जब तक आप ह्यूमन बीइंग हो, किसी न किसी दूसरे के हाथ में आपका रिमोट होएगा, आप उसके हिसाब से चलोगे। सही उसका है। उस चीज को तोड़ने का एक ही रास्ता है, वो ये नहीं है कि वह उसको रिमोट जल्दी दो या लास्ट में दो या फिर बिगाड़ के दो या फिर सुधार के दो या एस्केलेशन करके दो या उसके बॉस को रिपोर्टिंग करके दो। मतलब ये सारी चीजें जो है, ये चीजें तब यूज की जाती है जब ये मिलेनियर फ्रेंड, जब आपके मिलेनियर फ्रेंड को समझो कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट लेना है, एक्सपेंसिव चीज खरीदना है, और वो एक्सपेंसिव चीज को खरीदने के लिए जो पैसे चाहिए है वो भी खुद नहीं ले सकता है, उसके लिए भी वो किसी और पे डिपेंडेंट है। तो हो सकता है कि भले ही महाराजा ने उसको डिक्लेयर कर दिया हो राजकुमार, लेकिन फिर भी
बंगाल में कोई भी जन उसका भरोसा नहीं करता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। ओके, अब अगला है एकता की अपील। ये किस किसने चैप्टर पढ़ा है? मैंने पढ़ा। हाँ जी बताइए, इधर क्या बात आई है? दो ही जन पढ़ के जो आए हैं? सांप्रदायिक मान्यता का ये सब उसमें डिस्कशन किया है। तो जो मीटिंग था दादा भी उसमें थे, तो सबने बताया ये अयोध्या का मामला था, तो वो सबका डिस्कशन था। लेकिन ये मेरे ख्याल से लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी तो ये अयोध्या का मामला सुलझ गया है, क्या नहीं है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या आगे क्या मैं बोला? नहीं चाह सकता। आपकी आवाज कट गई। इतना नहीं, अभी तो इम्पोर्टेंट अयोध्या का नहीं, अयोध्या का मामला सुलझ गया है, लेकिन हम लोगों के लिए तो इम्पोर्टेंट है कि ये अपना आपस में मतभेद छोड़ के जैन धर्म का प्रचार में आगे बढ़े। तो स्थानकवासी, दिगंबर, तेरापंथी ये सब छोड़ के सब मिलके जैन धर्म की प्रभावना के लिए सब आगे आए, वही इम्पोर्टेंट है ना हमारे लिए तो। हाँ जी, तो उनका बोलना ये है कि दुनिया में कहीं पे भी आप जाओ और किसी भी टाइप का रिलीजियस बेस पे या सांप्रदाय के बेस पे कोई भी घुटन होता है या एक दूसरे को आपको मजबूर किया जाता है कि यार वो ही ज्वाइन करो, नहीं तो आपको ये नहीं मिलेगा या ऐसा नहीं मिलेगा, इस टाइप का जब ब्लैकमेल किया जाता है, वो भी ऑफिशियल व्यक्ति से, तो उस सिचुएशन में आप अपने भावों को आकुलित व्याकुलित ना कीजिए, आप शांति बनाए रखिए। टेम्पररी फेज है, निकल जाएगा। यहाँ पे ये चीज बोली गई है कि भाई हो सकता है कि गवर्नमेंट या आपके आजू बाजू का माहौल जो है तो वो आपके प्रतिकूल हो जाए, लेकिन अगर आपने दृढ़ निश्चय किया हुआ है तो आप उससे इन्फेक्टेड मत कीजिए, आप उसे इन्फ्लुएंस मत होइए, आप अपने ही रास्ते पे चलते जाइए जो कि आपके हिसाब से सही रास्ता है। सही। संभाव संभाव बड़ा, सॉरी, क्षमता रखो, सब में क्षमता रखो, संभाव बढ़ाओ। हाँ आखिर में तो वही करने का है ना, क्षमता भाव को पुष्ट करने का है। राग द्वेष नहीं करके क्षमता भाव में पुष्ट भाव करने रखने का, सहज रहने का। इसमें एग्जाम्पल भी दिया था ना पति पत्नी का, कि दोनों में तलाक होने वाला था, लेकिन लेटर आता है कि मेरे पिताजी आने वाले हैं, तो वो दो आपस में सलाह करते हैं कि हम नाटक तो कर ही सकते हैं जब तक मेरे पिताजी हैं। तो वो नाटक करते करते कब उनके बीचों के जो मतभेद हैं वो मिट गए, और वो लोग हर सिचुएशन में अगर आप सहज रहेंगे और तो ज्यादा अच्छा है, ना कि मान बढ़ाएंगे कि नहीं मैं सही हूँ। ओके, अभी ये वाला जो अयोध्या समस्या भी जो बढ़ता है, इसको एक और रीड भी कर लेते हैं सब लोगों के लिए। कौन रीड करना चाहेगा? पाटनी अंकल और विजय अंकल, आप दोनों रीड करना चाहेंगे? हेलो, जयमाला रीड करना है क्या? नहीं नहीं, अयोध्या समस्या पे वार्ता। अच्छा नहीं, वो मेरे नहीं पता। ये मेरे पास इसमें है, गुजराती नमोकार बुक है। मोहम्मद, ये बुक है ना, हाँ, उसमें है। ये लेकिन मेरे मैंने पास ओपन बुक कर मैंने दिया गुजराती है में डाउनलोड है। नहीं स्क्रीन पे। किया अभी तक। हिंदी में भेजो आप, हिंदी में तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? ये हाँ, इसमें स्क्रीन तो में या दिखाई देता, अभी तो जयमाला दिखाई देता है स्क्रीन में। ये अयोध्या समस्या पर वार्ता है।
अभी सही से दिखाई दे रहा है? हाँ अयोध्या समस्या हाँ पर ये ठीक है। अयोध्या समस्या पर वार्ता। हाँ जी, कौन रीड करना चाहेगा? मैं पढ़ूं? हाँ जी। हाँ स्नेहा जी, आप पढ़ लीजिए, मैं पढ़ूं? कोई भी पढ़ लीजिए। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में तथाकथित बाबरी मस्जिद ढहाई जाने पर मंदिर मस्जिद विवाद के कारण संपूर्ण देश में उत्तेजना फैली हुई थी। देश में दंगे फसाद हो रहे थे। तब जयपुर दूरदर्शन के स्टूडियो में ही डॉक्टर भारिल, न्यायाधीश कुदाल साहब आदि गणमान्य व्यक्तियों ने का वार्ता कार्यक्रम रखा गया। डॉक्टर भारिल की वार्ता के प्रमुख अंश निम्न प्रकार से हैं। प्रश्न: अयोध्या में राम मंदिर एवं बाबरी मस्जिद विवाद के कारण संपूर्ण भारत का वातावरण अशांत बना हुआ है। आज डॉक्टर भारिल हमारे बीच उपस्थित है। अभी तो उपस्थित नहीं है। आप आध्यात्मिक चिंतक हैं। आध्यात्मिक आस्था से वह मसला जुड़ा हुआ है। आपकी इस बारे में क्या राय है? डॉक्टर साहब, मर्यादा पुरुषोत्तम महापुरुष भगवान राम भारत के रोम रोम में समाये हुए हैं, इसलिए भारत के सबसे अधिक आस्था पुरुष यदि कोई है तो वह राम। सारी दुनिया जानती है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ और था। उनका साम्राज्य अयोध्या में था, इसीलिए उनका मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो और कहाँ बनेगा? मंदिर तो वहां बनना ही चाहिए और इतना अच्छा बनना चाहिए कि दुनिया देखती ही रह जाए। दरअसल सवाल यह है कि राम की जो अयोध्या थी वह कोई 150 मीटर की नहीं थी। जैन शास्त्रों के अनुसार तो अयोध्या 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी थी। 1 योजन 4 कोस का अर्थात 8 मील का होता है। इस तरह अयोध्या 96 मील लंबी तथा 72 मील चौड़ी थी। इतनी बड़ी अयोध्या में राम का जन्म कहाँ हुआ था, ये निश्चित करना सहज संभव नहीं है। थोड़ा राम का मंदिर तो अयोध्या में ही बने, सुंदर बने तथा बहुत विशाल। थोड़ा ऊपर कीजिए। हेलो, मंदिर, हाँ वो दिखाई नहीं दे रहा था। सॉरी। मंदिर नहीं बनने का कोई सवाल ही नहीं है। मंदिर तो बनना ही चाहिए तथा अच्छे से अच्छा बनना चाहिए, लेकिन ये बात नहीं कि भूलनी चाहिए कि इसके साथ सारे देश की आस्था और खुशियां जुड़ी हुई हैं। सारे देश में खून की एक बूंद भी न बढ़े और मंदिर को तो सारे विश्व में अपने देश की प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही और वही राम का असली मंदिर भी होगा। यदि मंदिर खून खराबा दंगे फसाद होकर बनता है तो राम का असली मंदिर नहीं होगा। थोड़ा अप करेंगे। इतने बड़े सुंदर क्यों नहीं बने? मैं चाहता हूं कि कोई इस विषय को हार या जीत का मुद्दा न बनाए। चाहे कुछ भी बने, लेकिन हम उसे कोई पक्ष हारा और दूसरा जीता इसमें इस रूप में न देखें। प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपनी जीत महसूस हो, ऐसा कोई समाधान हमें मिल बैठकर निकालना चाहिए। हमारे संत धर्मगुरु बहुत
बुद्धिमान, समझदार एवं शांति प्रिय होते हैं। यदि वे चाहे तो मिल बैठकर इस मुद्दे का हल निकाल सकते हैं। प्रश्न, हम लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र में जो अल्पसंख्यक है उनका आदर होता है, उन्हें आदर देने की जिम्मेदारी बहुसंख्यकों की है। तो क्या आप सोचते हैं कि आज का बहुसंख्यक इस बात को आदर को देने को तैयार है? डॉक्टर साहब, उसे तैयार होना चाहिए। उसे तैयार होना चाहिए। मेरी भावना तो यह है कि 87 मंदिर में करोड़ जो भारतवासी हैं उनकी भावनाओं का मंदिर बने, उनकी सबकी भावना उस मंदिर में समाहित हो। उस मंदिर के लिए तो कार सेवा हो, उसमें हिंदू, मुस्लिम, जैन सभी धर्म के लोग हों। जैनियों के तो अधिकांश तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ है और उनके मंदिर भी वहां है। अब तो मंदिर बने, यह सभी धर्मावलंबियों का बने तथा प्रत्येक भारतीय आत्मा की प्रसन्नता का काम हो। राम ने दुष्प्रवृत्ति वालों को निषेध किया था और दुष्ट रावण को जीता था, परंतु लंका वासियों को अपने राज्य से बाहर नहीं किया, अपितु अपने साम्राज्य में उन्हें महत्वपूर्ण स्थान भी दिया था। वैसा ही कार्य आज हम सब मिलकर अयोध्या में करें, मेरी ये भावना है। आस्था का संबंध भक्ति और प्रेम से जुड़ा है, इसलिए राम के विशाल हृदय के अनुसार हम सबको साथ लेकर चलें। राम के नाम पर देश में दंगे फसाद हो, देश अनेक भागों में बटे, ये न तो राम के लिए और न राम के भक्तों के लिए सौभाग्य की बात होगी कि मेरे देश में एकता रहे। उस एकता का वो हम भारतीय संस्कृति के नाम से दुनिया के सामने रख सकें। प्रश्न, राम जन जन के रोम रोम में समाये हुए हैं, तो क्या वे राम किसी पत्थर की इमारत के मोहताज है? डॉक्टर साहब, आपका कहना तो सही है। जज हमारा एक मजदूर कुल्हाड़ी चलाता है, उसके मुंह से हे राम शब्द ही निकलता है। प्रश्न खड़ा होते डाल सके राम के हृदय से बसे, आखिर राम हृदयों में बसे हैं, है न, इसलिए तो मंदिर बनते हैं। हृदयों में नहीं होते तो मंदिर कौन बनाता? प्रश्न, भारिल साहब, राम की मर्यादा को कायम रखते हुए मंदिर बने, ये तो सही है, लेकिन जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके मन में कोई भय न रहे, वे अपने को सुरक्षित समझे, इसके लिए रास्ता कैसे निकलेगा? डॉक्टर साहब, रास्ता न तो न्यायालय निकाल सकता है और न राजनीतिक लोग निकाल सकते हैं। न्यायालय तो कानून की सीमाओं में बंधा है और वह इस दृष्टि से देखेगा जमीन किसकी थी, किसके नाम है, क्या बनना चाहिए, क्या करना चाहिए, वह तो निर्णय देगा। इससे महत्व संपूर्ण भारतीय जनमानस को संतोष तो हो जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि एक पक्ष प्रसन्न हो और दूसरा पक्ष एकदम आंदोलित हो जाए। थोड़ा अब कीजिए। एक पक्ष प्रसन्न है, दूसरा नाराज हो। मुझे विश्वास है कि सभी पक्षों के धर्मगुरु मिलकर जो भी निर्णय देंगे उसे संपूर्ण भारत सहज भाव से स्वीकार कर लेगा, क्योंकि जनता तो समझौता चाहती है, शांति चाहती है, एकता चाहती है। यदि हमारे धर्मगुरु ऐसा रास्ता नहीं निकाल पाते तो हमें कोई दूसरा रास्ता शेष न रहने से न्यायालय की शरण में ही जाना पड़ेगा। वहां पर 100 वर्ष तक मुकदमे चलते हैं और कोई निर्णय नहीं निकलता। निर्णय निकले तो भी जनमानस को मान्य नहीं होता। निर्णय निकलते तक को इतने दंगे फसाद हो
जाते हैं। इसलिए सही निर्णय आस्थावान संत धर्म गुरु ही निकाल सकते हैं। वे सभी प्रतिज्ञा करके बैठे कि हम सभी को मान्य रास्ता निकालेंगे। अब थोड़ा आप कर रहे हैं, जिससे किसी को दुख नहीं पहुंचेगा। राजनीतिक लोग धर्मगुरु के मार्गदर्शक दर्शन करें न करें, लेकिन धर्मगुरु विशाल हृदय को लेकर इस मामले को सुलझाएं और वे निर्णय लेकर राजनीतिकों को से कहें कि हमने ये निर्णय लिया है, आप इसे लागू कीजिए, ये रास्ता ही सही है। भारी साहब, क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि दोनों पक्ष बैठकर बात करें और उन बातों को गौण करें जो हम आपस में नहीं सुलझा सकते हैं, जो हम नहीं सुलझा सकते उनको हम पंचों के फैसले के लिए दें और इसके पीछे कोई शर्त कोई समझौता निश्चित नहीं करें। आपकी क्या राय है डॉक्टर साहब? बात अकेले मंदिर अथवा मस्जिद की नहीं है, सवाल बुढ़ी के मरने का नहीं है, मौत घर देख गई है। समस्या यह है उस स्थान पर मंदिर बने या मस्जिद, इतना ही मुद्दा नहीं है। हमारे मुस्लिम भाइयों को ऐसा लगता है कि आज यहाँ हुआ, कल मथुरा में होगा, परसों बनारस में होगा, तो क्या सारी मस्जिदें मंदिर में बदल जाएंगी? समस्या यह है और इस समस्या के समाधान हेतु दोनों पक्षों को निर्मल हृदय से बात करनी होगी। यदि बात अयोध्या तक ही सीमित होती तो अब तक निपट गई होती। वास्तव में साफ हृदय से काम हो तो काम 3 माह का भी नहीं है। यदि खुले हृदय से ये नहीं किया तो वर्षों तक भी निपटने वाला नहीं है। भारतीय संस्कृति तो हमेशा प्रेम और सहयोग की रही है। उस परंपरा में टकराव की स्थितियां कैसे आ गई और समस्या कैसे उत्पन्न हो गई? डॉक्टर साहब, ये बात ऐसी है कि समझौते कुछ लेकर और कुछ देखकर होते हैं, लेकिन समझौते में जो अधिक त्याग करेगा वह महान बनेगा और जो ज्यादा रोने का प्रयत्न करेगा वह महान सिद्ध नहीं हो सकता। जहां तक भारतीय जनता का सवाल है, ये वह नहीं बनाना चाहते कि तुमने क्या दिया और क्या लिया। वह तो समझौता होने पर भी शांति की सांस लेगी। उसे समझौते में और अब कर थोड़ा ऊपर कीजिए। भारतीय ऐसे ही मुस्लिम भाइयों को भी समझने की समझाया जा सकता है कि मस्जिद बनेगी फिर 50 मीटर दूर बनेगी, यहाँ सुंदरतम प्रांगण बनेगा, बाग बगीचे और कोई ऐसा कार्य होगा जो सभी का हो, किसी का न हो। इसमें सवाल उदारता का है। जो उदारता दिखाएगा वह महान सिद्ध होगा। हमारा देश दान के लिए प्रसिद्ध है। वह हमेशा अपना सर्वस्व देने को भी तैयार रहता है। जिसे महान बनना है उसे लेने से ज्यादा बल देना पड़ेगा। यही एकमात्र रास्ता है। तुम उतावली न करो। मैं सत्य का उद्घाटन भी करूंगा और संगठन में कायम रखूंगा। मेरे द्वारा न सत्य की कीमत पर संगठन होगा और न संगठन की कीमत पर सत्य ही छोड़ा जाएगा। धर्म के लिए सत्य जरूरी है और समाज के लिए संगठन। अतः धार्मिक समाज
काम है कि वह सत्य का आश्रय ले और संगठन को भी बनाए रखे। विघटन समाज को समाप्त कर देता है और असत्य धर्म को दोनों की सुरक्षा आवश्यक है। सत्य की खोज। चलिए, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। ठीक है। हाँ, यहाँ पे कोई पॉइंट है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं या डिस्कस करने के जैसा हो? नहीं, इसमें तो समझदारी की बात है। सही है ये जो बताया है डॉक्टर साहब का डिस्कशन है जो बहुत अच्छा है। सर एक चीज पूछनी थी कि भाई ये मंदिर और मस्जिद के झंझट में अपने को पढ़ के क्या करना है, और वैसे भी वो सब तो पर ही है। आई मीन आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ इट। नहीं, सवाल मंदिर मस्जिद का नहीं है, सवाल एकता का है, जैन समाज की एकता नहीं का। नहीं ये नहीं, तो सुनिए, यहाँ हम सब देने पे बल दे रहे हैं और सामने वाले लोग तो लेने पे ही बल देंगे। उन्होंने तो आके देश को लूटा है कई सदियों तक, मंदिर तोड़े, सब कुछ किया है, धन लूट के ले गए, तो हम और क्या दें उनको? फिर अगर उस चीज में जाना है तो वो भी पॉइंट है। अभी यहाँ पे मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि पहला पॉइंट तो ये है कि इसमें से राजनीति को बाहर निकालना पड़ेगा। आप लोग का भरोसा रखो कि भाई समाज में एकता और समाज को एक संगठन रखने के लिए जो भी डिसीजन सही है वो लिया जाएगा, और वो आप धर्म गुरुओं को बोल दीजिए, क्योंकि धर्म गुरुओं के ऊपर जनता का भी श्रद्धा होता है, और धर्म गुरु से अच्छा आप कोई समझ नहीं सकता है कि कैसे क्या डिसीजन लेना चाहिए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं बोलूंगा कि जो यहाँ पे बात आई है कि म्यूट इम्पोर्टेंट करवा क्या दीजिए चीज सर है। पहले सबको, आप ही बोलिए खाली, समझ में नहीं आ रहा मतलब। सॉरी, अब बेटर है? हाँ जी हाँ। मैं रिपीट करूँ स्टार्टिंग से कि ठीक है? नहीं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे एक ही बात है कि भाई ये एक ऐसा झंझटमारी है ना कि जिसमें अपन ना ही पढ़े तो बेटर है, क्योंकि इसके आउटकम में अपना मोक्ष नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब अपन करते हैं दूसरा। कौन सा? जय माला। विजिबल है सबको? ठीक है, देखो अभी ना मेरे पास तारा जी आपको कुछ बोलना है तो आप अनम्यूट कीजिए, नहीं तो आप म्यूट ही रहने दीजिए। भैया म्यूट टू ऑल कर दीजिए अगर अभी आप समझा रहे हैं तो। हाँ जी चलेगा। मैं कर दूं? कर दीजिए आप कर। म्यूट ऑल। ठीक है, मैं ऑडिबल हूँ ना? मैं अनम्यूट हूँ। ओके परफेक्ट, ठीक है। जय माला। अभी नेक्स्ट 1 hour 15 minutes हम लोग का मैराथन होने वाला है। ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ बट होएगा नहीं, चिंता मत करो। एक जय माला करनी है और एक लास्ट पोएम करनी है, एंड देन वी विल बी डन फॉर द डे। अब मैं कम टाइम में ज्यादा नहीं करूँगा, ज्यादा टाइम लगेगा तो ज्यादा ले लूंगा। ठीक है, चलो। जय माला। आलोकित हो लोक में प्रभु परमात्मा प्रकाश, आनंद अमृत पान कर मिटे सभी की प्यास।
उन्होंने यहाँ पे ये चीज बोली है कि भाई ये लोक में जो भी आलोकित है, ऐसे जो परमात्मा अपने जो है वो है अपने प्रभु, वो आनंद अमृत उन्होंने पी चुके हैं। कौन सा अमृत पिया उनने? आनंद का। उनने आनंद का अमृत पिया हुआ है और सभी के प्यास वो उसके उनके जितने भी प्यास थे सभी मिट गए हैं, मिटे सभी की प्यास। तो ये जो आनंद अमृत है ना, इसको पान करके सभी की प्यास मिट सकती है। अब इसकी बात की गई है इसके बाद कि जय ज्ञान मात्र ज्ञायक स्वरूप तुम हो, अनंत चैतन्य रूप तुम हो, अखंड आनंद पिंड मोहारी दलन को तुम प्रचंड। अब यहाँ पे क्या बात आई है? यहाँ पे बात आई है कि भाई कि जय ज्ञान मात्र ज्ञायक स्वरूप, ज्ञान मात्र, ओनली ज्ञान, ऐसा ज्ञायक स्वरूप जिसमें खाली ज्ञान है और कुछ नहीं है, उसकी जयकार लगाई है। और फिर बोला है कि आप जो हो आप अनंत चैतन्य रूप हो, आपके अंदर अखंड आनंद का भंडार है। ठीक है, आपने मोह रूपी मोह जो लिखे ना मोहारी दलन, तो उन्होंने ये बोला है कि आपने मोह रूपी जो विकारी परिणाम है, जो दुश्मन है, उसको आपने जला के नाश कर दिया है, उसको आपने भस्म कर दिया है। और उसको भस्म दलन को तुम प्रचंड, और उसको जलाने के लिए आपका आपका सहयोग, आपका दिग्दर्शन लगेगा। रागादि विकारी भाव जार। अब उनने बोला कि रागादि जितने भी विकारी भाव थे उन सबको जलाकर तुम हुए निरामय निर्विकार, आप बन गए हो वीतरागी। और निर्विकार मतलब आपके अंदर से जितने भी विकार थे सब के सब टाटा बाय बाय हो गए हैं। ठीक है, ठीक है, हेलो, हाँ ठीक है। अच्छा। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आया है क्या? निरद्वंद निराकुल निराधार निर्मम निर्मल को हो निराकार। उनने बोला कि आपके अंदर एक मतलब देयर इज नो डुअलपना, आपके दो चेहरे नहीं है, आप में आप जो हो जैसे हो वैसे की वैसे, आप में दोपना नहीं है। आपके वो बोलते हैं ना कि भाई आपकी स्प्लिट पर्सनालिटी है, या आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, ऐसे जो बोलते हैं, तो उन्होंने बोला कि इसमें आपके अंदर ऐसा नहीं है। तो आप क्योंकि जैसे हो वैसे के वैसे ही, आप ट्रांसपेरेंट हो, इसके लिए आप जो हो वो बिना टेंशन के, मतलब एक बात बताओ, अगर आपके मन में कुछ और है, अभी समझना स्वप्निल जी, एक्चुअली अभी वो आज कुछ लोग कम है ना, एक किंशी, ओके चलो। अभी आप इसको इस तरीके से देखो, अगर मैं हूँ, मेरे मन में है कि भाई मुझे ना मेरी सास के साथ बिल्कुल नहीं रहना है, लेकिन सास के सामने क्या, अरे पति के सामने सास से किससे, अरे माता जी आइए मैं आपकी पैर दबा देती हूँ। और जैसे ही पति क्या, फिर वो पैर को ऐसे दबाएंगे कि उनकी आ नहीं आ निकले, राइट? हाँ, तो ये जो दो पना है, ये जो दुगला पना है, इस टाइप का आपके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके मन में जो है वो आपके वचन में है, जो वचन में है वो आपके क्रिया में है। तो आपके अंदर कोई भी द्वंद्व पना नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो, आपके अंदर कोई टेंशन नहीं है, आप निराधार हो, आपको कोई ऐसा, आपको कोई किसी चीज का आधार, आपको कोई ऐसे नहीं चाहिए है। निरमम, निरमम मतलब ममता बोलते हैं ना, तो उन्होंने बोला कि आप में कोई ममता नहीं है। मतलब ममता का मतलब, ममता का मतलब वो माँ वाला ममता नहीं है, ममता का मतलब इधर है राग द्वेष वाला, मोह राग द्वेष वाला। तो उन्होंने बोला है कि आपके अंदर कोई ममता नहीं है, इसलिए आपके अंदर कोई मैल भी नहीं है, इसलिए आप निराकार होके मोक्ष के लिए रेडी हो।
नित्य करत रहत आनंद रास। अरे वाह, आप तो पूरे टाइम देखो तो क्या कहते हो, आनंद ही आनंद का पान करते। फिर नित्य करत रहत निज में विहार। अरे भाई जब देखो तब अपने में ही मग्न रहते हो। प्रभु भगददी यह गहर। एक सेकंड, प्रीति मोबाइल लेना। क्या था, कौन से लाइन पे थे? नित्य करत करत आनंद रास। सॉरी, हाँ, प्रभु भगवदती करत रहत आनंद रास स्वाभाविक परिणति। एक परिणति में विलास। एक सेकंड, किस लाइन? ओके। प्रभु शिव नित्य नित्य करते रहत आनंद रास स्वाभाविक परिणति में विलास, ये तो हो गया। उसके बाद ये था कि प्रभु शिव रमणी के हृदय हार नित्य करत रहत निज विहार। प्रभु आप तो जो हो, आप पूरे टाइम अपने शिव रमणी मतलब अपनी आत्मा में ही रमण करते रहते हो और पूरे टाइम अपनी आत्मा में ही एंजॉय करते रहते हो। निज परिणति का सत्यात भान शिवपत दाता जो तत्व ज्ञान। उनने बोला कि आपकी खुद की निज परिणति का आपको एकदम सत्य स्वरूप पता है, जिसके कारण से जो ये जो आपको ज्ञान है, जो आपको सच्चा स्वरूप पता है, ये सच्चे स्वरूप का आउटकम ये है कि शिव पद, जो तत्व ज्ञान से शिव पद मिलता है, आपको वो चीज प्राप्त है। पाया नहीं मैं उसको पहचान, मैं उस चीज को पहचान नहीं पाया, उल्टा ही मैंने मान लिया था कि इससे मेरे को मोक्ष नहीं मिलना है। चेतन को जड़ में लिया जा, मैंने ये माना कि भाई जो आत्मा को मैंने ये है इसको आत्मा मान लिया। ये जो बॉडी है, ये जो अपना करंट कंडीशन है, ये जो करंट स्थिति है, मैंने उसको आत्मा मान लिया और तन में अपनापन लिया। ठीक है, अब यहां से देखोगे तो आपके सात तत्व संबंधी भूल चालू हुई है। तो ये आपका पहला वाला हुआ कौन सा, जीव अजीव तत्व संबंधी। इसके बाद शुभ अशुभ राग को जो दुख खान उसमें माना आनंद महान, ये कौन सा, आश्रय तत्व संबंधी भूल। कि शुभ अशुभ राग जो था वो दुखों का खान था, लेकिन मैंने बोला कि भाई ऐसा नहीं है, दुख इक्वल टू बैड, राइट। शुभ कर्म is going to good, we need that अनिद्र। बट ये नहीं समझ में आया कि जो अनिद्र था ना, वो भी आपको डुबा ही रहा था। ठीक है, प्रभु अशुभ कर्म को मान हे माना, पर को शुभ उपाधि। ये था आपका कौन सा, जो भी मैंने बताया आपको, मान कषाय संबंधी भूल, सॉरी आश्रय तत्व संबंधी भूल। ठीक है, जो धर्म ध्यान आनंद रूप उसको माना है दुख स्वरूप, मन वंचित चाहे नित्य भोग उसको ही माना है मनोयोग। सॉरी मैंने मिस्टेक किया, शुभ अशुभ राग जो दुख कान, वो था आपका आश्रय तत्व संबंधी भूल। उसके बाद वाला जो लाइन है, प्रभु अशुभ कर्म को माना पर को शुभ को उपाधि, ये था बंद कर्म वाला। फिर आया है संवर, जो धर्म ध्यान आनंद रूप है उसको तो आपने दुख का स्वरूप माना, लेकिन और मन वंचित जो नित्य भोग है उसी को ही माना है मनोरोग। तो यहाँ पे बोला है कि आपके मन से हिसाब से आपको जो भी मन को वांछित चाहे नित्य भोग, मन को जो भी अच्छा लगता है उस चीज को आपको मिल जाए, उसी को ही माना है आपने कि यही मेरे मन के हिसाब से है। बेसिकली आश्रम संवर संबंधी भूल है यहाँ पे। फिर आता है निजरा, क्या, इच्छा निरोध की नहीं चाह कैसे मिटवे भव विषय दाह। ठीक है, अब आ गया है मोक्ष तत्व संबंधी। आकुलतामय संसार दुख जो निश्चय से है महादुख। समझ में आया?
आकुलता में जो संसार का सुख है, जो कि एक्चुअली जो महादुख है, उसको मैंने क्या माना, उसको मैंने सुख माना। तो ये हो गया मोक्ष तत्व संबंधी। फिर उसके बाद आता है क्या, उसी की ही निश्च दिन करी आस, कैसे कटता संसार पास। अगर मैंने यही आठों कर्म अगर मैंने ये सातों तत्व संबंधी भूल जो थी उसको नहीं पहचाना, और यही गलत चीज के अंदर मैंने मैंने मिस किया। ये वाला जो है, ये पहले वाली लाइन का कंटिन्यूएशन है, जिसके अंदर बोले कि आकुलता में जो संसार सुख है, जो कि महादुख का कारण है, उसी को ही मैंने दिन रात चाहा। तो फिर अगर मैं उसी को ही चाहूंगा तो फिर जो संसार रूपी जो समुद्र से मुझे पान करना है, इससे मैं कैसे निकलूंगा। ठीक है। उसके बाद है भव दुख का पर को हेतु जान, पर से ही सुख को लिया मान। अब उनने बोला कि भव दुख जो था उसका कारण पर था, और पर से ही सुख होएगा, यही माना था। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, मैंने दान दिया, अभिमान किया। मैं दान दिया, अभिमान उठान, उसके फल पर नहीं दिया दान। तब दान देते समय अभिमान, ये मैंने इतने रुपए का करोड़ का दान दिया, इतने का दान दिया, इतने का दान दिया, लेकिन ये नहीं समझे कि आप जो मान कषय कर रहे हो उसका फल क्या होगा, वो समझ में नहीं आया। पूजा कीनी वरदान मांग, पूजा किया, और पूजा करने के बाद भगवान, अब मैंने आपकी पूजा की ना, 101 का नारियल चढ़ाया है, आप भी मेरी 101 ख्वाहिश से पूरी कर दे। ऐसे ही करते हैं ना। तो हमने बोला कि भाई आपने पूजा किया, वरदान मांगा, अगर आप ऐसे करोगे तो फिर कैसे आपका ये जो संसार का जो आपका संसार रूपी जो आपका बीमारी है वो कैसे निकलेगी, वो कैसे कटेगी। ठीक है, कैसे मिटेगी। तेरे स्वरूप लाख प्रभु आज, हो गए सफल संपूर्ण काज। आपका स्वरूप मुझे आज पता चला, तो भैया मेरा जितना भी काम था सब सफल हो गया। मोर प्रगट्य प्रभु भेद ज्ञान, मैंने तुमको लिया पहचान। मैंने जैसे ही आपको पहचान लिया तो मेरे अंदर स्वर का भेद विज्ञान प्रकट हो गया। तुम पर के करता नहीं, नाम ज्ञाता हो सबके एक साथ। मुझे समझ में आ गया कि आप पर का किसी को कुछ नहीं करते हो, बट आप सब चीजों को एक साथ केवल जानते हो, देखते हो, करते कुछ नहीं। तुम भक्तों को कुछ नहीं देते, अपने सामने बस बना लेते। अब आप आपके जो भक्त है, आप उनको कुछ भी नहीं देते हो, आप तो बस उन सबको खुद सेल्फ के थ्रू मोटिवेशन देते हो, और आप उनको इस चीज के लिए मोटिवेट करते हो कि तुम भी हम जैसे भगवान बन जाओ। आप उनको कुछ देते नहीं। ठीक है। हेलो। ठीक है, ठीक। यह मैंने तेरी सुनी आन, जो लेवे तुमको बस बिछान। अब मैंने आज आपकी सुनी है कि जिसकी मदद से मैं आपको पहचानने लगा हूँ। बस पता है केवल ज्ञान होता है परिपूर्ण काल निधान। अब बस अब इतना मुझे पता है कि केवल ज्ञान जो होता है वो तीनों काल में तीनों चीजों को सभी को ही जानता है, पहचानता है। विपाद में पर पद है निकाम, निज पद ही है आनंद धाम। अब उनने बोला कि कठिनाई या कष्ट होता है या विपदा होती है, तो उसके अंदर अगर मैं अपना आत्मा का ध्यान पर में अटकाता हूँ तो कुछ फायदा नहीं है, उसका कुछ आउटकम नहीं आना है। अगर मैंने वही ध्यान आत्मा में लगाया तो भाई मुझे आनंद धाम की प्राप्ति होगी। मैंने मन में बस यही चाहा, निज पद को पाओ हे जिन रहा। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई मैंने मेरे मन में एक ही बात चाही है कि मुझे केवल केवल निज पद ही प्राप्त हो जाए, बस इतनी ही सी ही चाहत रखी है। पर का कुछ नहीं कर पर का कुछ नहीं चाहता, चाहो अपना भाव, निज स्वभाव में तीर रहो, मेटो सकल विभाव। उनने बोला कि भाई पर का तो मैं कुछ चाहता नहीं हूँ, बस चाहता हूँ कि अपना स्वभाव मुझे प्राप्त हो जाए,
निज स्वभाव के अंदर में स्थिर हो जाओ और जितने भी विकारी परिणाम है वो सब नष्ट हो जाए। ठीक है, इसके साथ हमारा पहला चैप्टर ओवर। डन 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 डन। ठीक है, कोई डाउट है किसी को उसमें? संसारी जीवन हेलो, आप सब लोग अनम्यूट हो सकते हो। किसी को पहले वाले चैप्टर में डाउट है क्या? नहीं तो मैं सेकंड वाला चैप्टर चालू करके इसको भी आज खत्म करूंगा, तो हमारा ये वाला कोर्स कंप्लीट। सॉरी, नहीं है इसमें तो कोई डाउट अभी। ठीक है। एक सेकंड। भैया जो बीच बीच में कुछ शब्द आते हैं तो पर्टिकुलर उनका मीनिंग नहीं पता, तो फिर वो बाद में पूछें कभी, जैसे पढ़ के और हाँ, समझ के। आप देखो, अभी आपको कुछ सब कुछ समझ में आ गया, फिर आप बाद में स्टडी करने बैठे, कोई वर्ड नहीं समझ में आया तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो। अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो कोई और जवाब देगा, ठीक है आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, भैया। हाँ। नाउ बिफोर आई प्रोसीड अहेड, मेरे को एक चीज चेक करने दो, और वो ये चेक करना है कि एक सेकेंड। हाँ, और ये तो देखो। तुम बोल ही दी उसको, बोला मेरे होगा। ख्याल से आज क्या 15 तारीख है ना? परफेक्ट। आज के दिन अपना खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर, अपना पूरा कोर्स आज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्लास है 22 जून, वो बफर है। आप सब लोगों को जो भी असाइनमेंट्स नहीं हुए हैं, नहीं किए हैं, तो अपन अगले क्लासेस में रिविजन्स प्लस असाइनमेंट्स, बस यही दो ही चीजें करेंगे ये वाली क्लास खत्म होने के बाद। कांग्रेचुलेशंस, वी आर बैंक ऑन टाइम, हम लोग ने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम सब होंगे। ओके, ओ एग्जाम कब होंगे? जुलाई। एक क्वेश्चन तो अच्छा है, बट मैं सही बंदा नहीं हूं आंसर देने के लिए। आपको वो मैसेज आ जाएगा, या तो सिद्धार्थनाथ जी एक बार चेक करके बता देंगे, नहीं तो आपको वो मैसेज आ जाएगा, जीनल जी कोई डाल देगा कि कब से आपके एग्जाम है, क्या टाइम टेबल है, कैसा है। सो यू ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, वैसे जुलाई में ना भाई साहब, जुलाई फर्स्ट या सेकंड वीक में। हाँ उसका टाइम टेबल आ गया है। नहीं, मैंने तो बस इतना ही सुना है कि सेकंड वीक या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में है जी। ठीक है, तो अभी भी अपने पास देखो, इसमें मैं ना आपको हिंट दे देता हूँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। अभी भी आपके पास 2 क्लासेस बाकी है, 22 तारीख की, 29 तारीख की, मतलब 4 घंटे अभी भी आपके हाथ में है। उन 4 घंटे में आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो, असाइनमेंट्स कर सकते हो, बहुत सारी चीजें की जा सकती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद भी जब जुलाई में आपका चालू हो जाएगा, तो जो पेपर आपका रिलीज हो गया है उस पेपर को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो पेपर रिलीज नहीं हुआ है वो तो हम डिस्कस कर ही सकते हैं, राइट? तो अब जैसे कि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल 6 जुलाई को पहला पेपर ही रिलीज हुआ है, तो हम दूसरे पेपर का क्विक रिवीजन कर लेंगे। 13 जुलाई को हम तीसरे पेपर का क्विक रिवीजन कर लेंगे। फिर 20 जुलाई की आप एक वीक की छुट्टी ले लीजिएगा, 27 जुलाई से हम नया प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, 3 अलग अलग पेपर होंगे।
भैया असाइनमेंट का भी बता दीजिए। असाइनमेंट लेना है। एक काम करता हूँ, अभी तो मेरे दिमाग में चल नहीं रहा है क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही चीज है, समय सा स्तुति। वो खत्म हो जाएगा, वो आधा घंटा लगेगा नहीं, वो खत्म होने के बाद फिर अपन असाइनमेंट ही असाइनमेंट की बात करेंगे। ठीक है, डन। और वैसे आपको बता देता हूँ, आपको ध्यान है ना मैं कौन हूँ, कैसा बच्चा हूँ मैं? शैतान। बदमाश। Exactly. तो आप लोगों में से जिसने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है अभी तक, उन सबके गणित वाला असाइनमेंट तो कंप्लीट हो चुका है। आपको पता है आप में से कुछ कुछ लोगों ने 2-2 3-3 बार किया है गणित असाइनमेंट, और बाकी लोगों ने एक भी बार नहीं। तो जिन्होंने एक भी बार नहीं किया है उनके मार्क्स जिन्होंने डबल किया है उनको मिल जाएंगे, है ना सुदामा जी? चलेगा ना? नहीं सर, अभी जो लोगों ने नहीं किया है वो पार्टिसिपेट करेंगे। 3-4 क्लास है अपने पास, 2 ही क्लास है। मतलब 4 घंटे हैं। हाँ तो लेट्स सी, देखो अभी तक जिन्होंने नहीं किया है ना, अभी भी वो करे, मेरे को इतना हाई होप्स नहीं रखता है। नहीं, कुछ लोग वनडे मैच खेलते हैं। अच्छा, गदर चलेगा। असाइनमेंट मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन। गणित असाइनमेंट इज नॉट एग्जैक्टली एक्टिव पार्टिसिपेशन, बट गणित असाइनमेंट में क्या होता है कि आज की क्लास में हमने क्या सीखा क्या समझा आपको वो बताना होता है। तो अपन बोलते हैं ना क्विक रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास, वही आपका गणित असाइनमेंट है। ठीक है, उसके बाद एक और था ना विचार विश्लेषण भी है ना आपका। हाँ सुधर्मा जी। वो लाइफ चेंजिंग जो वाला है ना, एलटीपी। हाँ, लाइफ चेंजिंग वाला तो रिटर्न में होएगा, आपको लिख के देना पड़ेगा। एलसीपी है। वो मैं आज समझा दूंगा। एक और असाइनमेंट होता है जिसके अंदर आपको कितना समझ में आया है तो क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू पता चलता है। तो जैसे कि मेरे को पता है बीच बीच में कौन कौन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मेरे को समझ में आ जाते हैं कौन को समझ है, कौन को कौन क्लास में वीडियो ऑफ करके सोता है, कौन वीडियो ऑन करके सोता है, दोनों मेरे को पता चलता है। ठीक है, चलिए। और सर वो हमने अभी ये जो किया था ना 7 तत्व संबंधी और 7 तत्व वाला असाइनमेंट था, और एक 7 तत्व संबंधी भूल वाला असाइनमेंट था, तो बहुत सारे लोगों ने किया है और कुछ लोग अभी देने वाले हैं, मतलब उनका जस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है बट सबमिट नहीं किया था। हाँ तो उसके मार्क्स मिलेंगे। देखो मैं हूँ बदमाश लेकिन फेयर हूँ, मैं हर चीज के मार्क्स देता हूँ। चलिए अब हो गया टाइम्स अप। संसारी जीवना भावमणु टालवा करुणा करी सरिता बहावी सुदातणी प्रभु वीर ते संजीवनी। यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि हे महावीर भगवान, आपने ये जो संसारी जीव है इन संसारी जीवों को भाव मरणों मतलब भाव मरण रूपी जो दुख है, जो साइकिल है, भाव और मरण का जो साइकिल है, इसको तोड़ने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए आप इनके ऊपर थोड़ी सी दया कर दो। करुणा मतलब करुणा मतलब दया कर दो। ठीक है सर, अब दया करके क्या करो? दया करके उन्होंने बोला है सरिता बहावी सुधा तणी प्रभुवी ते संजीवनी। उनने बोला भैया अब इन पे दया करके वो संजीवनी, वो तत्व ज्ञान, वो ज्ञान उनको दे दो, वो संजीवनी ज्ञान उनको दे दो जिसकी मदद से ये क्या बोलते हैं
ये जो संसार रूपी भ्रमण है इसका नाश करके आप उनको वो संजीवनी दे दो ताकि इनका ये जो भाव मरण वाला जो साइकिल है टूट जाए। ठीक है। सरिता बहावी सुधा तणी, इसका मतलब क्या हुआ है? सरिता बहावी मतलब नदी बहती है, सुधा तणी मतलब आपकी जो नदी बहती, आपकी जो दिव्य ध्वनि है, आपकी जो वाणी है, वो एकदम नदी जैसे स्मूथली कंटिन्यूअसली बहती रहती है। वैसे आप बहाते बहाते, वैसे आप बोलते बोलते, दिव्य ध्वनि खेलते खेलते वो संजीवनी इन सबको दे। ठीक है। हेलो। सो शाति देखी सरित ने करुणा भानी हृदय करी। अब ये जो आपकी नदी थी ना, आपकी जो संजीव दिव्य ध्वनि रूपी जो आपकी नदी जो बह रही थी, उसको सूखता हुआ देख के, गर्मियों में नहीं होता कि नदी सूखने लग जाती है, तो उन्होंने बोला कि भाई हमने देखा कि भाई आपकी जो दिव्य ध्वनि है वो अब कम होती गई है या सूखती हुई है। तो ये देख के जो भावलिंगी मुनिराज थे, उन भावलिंगी मुनिराजों ने, कौन से मुनिराज? मुनि कुंद मतलब कुंद कुंद आचार्य ने ये जो आपकी संजीवनी थी उसको समय प्राबद्ध नाम के ग्रंथ में लिख दिया, भर दिया। बेसिकली इसको ऐसे समझो कि मैंने देखा कि एक नदी बह रही थी, गर्मी के कारण सूखने लगा, तो मैंने बोला क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। एक काम करते हैं, इसको एक मटके में या किसी बर्तन में या वहां पे डैम खड़ा करके उसमें सबको इकट्ठा करके सेव करके रख लेते हैं ताकि बाद में यूज में आ जाए। ऐसे ही करते हैं ना अपन, पानी चला जाता है तो क्या करते हैं, पानी भर के रख लेते हैं ना। चलो। हाँ। तो उन्होंने बोला कि आपकी दिव्य ध्वनि रूपी नदी को सूखता हुआ देख के भावलिंगी मुनिराज कुंद कुंद आचार्य ने दया करके वो वाणी के अंदर जो भी जिनवाणी या सात तत्व के संबंधी बात आई थी, उस सात तत्व संबंधी बात को बहुत ही प्यार से उसको ये समय प्राबत नाम के समय सा नाम के एक महाशास्त्र के रूप में महाशास्त्र में उसको भर के या उसके अंदर भर दिया है। ठीक है। कुंद कुंद रच्यो शास्त्र साथिया अमृत अमृते पूरिया मतलब ग्रंथ धीराज रामा भावो। ठीक है। अब इनने क्या बोला है यहाँ पे, उनने बोला है कि पूज्य कुंद कुंद देव जी ने जो ये शास्त्र रचा है, उस शास्त्र के ऊपर, सॉरी, कुंद कुंद आचार्य देव ने जो शास्त्र रचा था उसके ऊपर आचार्य अमरचंद जी ने आत्मख्याति नाम का एक टीका और कलश लिखकर उसके ऊपर एक मंगलिक सात्या बना दिया है। मतलब इसको अब ये समझो कि अपन कोई भी काम करते हैं, किसी ने एक बेसिक गाड़ी बनाई, फिर आपने क्या किया, उसको अपग्रेड कर दिया या उसको आपने और मॉडिफाई करके और बेटर बना दिया। तो हमने ये बोला कि भाई जो आचार्य कुंद कुंद ने किया था उसी को ही आगे बढ़ाते हुए आचार्य अमरचंद जी ने उसके ऊपर आत्मख्याति टीका लिख दी है और कलश लिख दिया है और उसके ऊपर समझो आप मांगलिक सात्या बना दिया है। ठीक है। और ये ऐसा घंटाधिराज, ये जो समय सार जो है, ये ऐसा घंटाधिराज है जो कि सारे ब्रह्मांड का भाव जिसके अंदर भरा हुआ है, जिसके अंदर पूरे के पूरे ब्रह्मांड का भाव भरा हुआ है। अहोमाणी तारी पस मर से भावे नित्य गति मुमुक्षु। ठीक है। उनने बोला है कि हे कुंद कुंद महादेव, आपके जो ये जो ग्रंथ आपने लिखा है समय सा नामक,
ये ऐसा है कि जिसको पढ़ने के बाद कोई भी इंसान के हृदय में, मन में, विचारों में, उसके पूरे बिहेवियर में एक शांत रस भर जाता है। और जो भी मुमुक्षु ने पाती अमृत जो लिखा है, अमृत रस, तो यहाँ पे ये बोला है कि ये जितना भी आपने समय स्वरूपी जो है, ये सब के सब ये शांत स्वरूप जो रस है, ये मुमुक्षु प्राणियों ने भर भर के पिया हुआ है और भर भर के पीते रहते हैं। ठीक है। अब उनने बोला है कि अनादि काल से जो मोह आदि विकारी परिणाम रूप या मिथ्यात्व रूप, जो हम लोगों ने अनादि काल से हमने जो भी कुछ जहर पिया था, उस जहर के असर को खत्म करने के लिए, उस जहर का असर खत्म करने के लिए जो आपका समय सार है, वो अमृत, वो दवाई के रूप में है, अमृत रूपी दवाई के रूप में है। इस दवाई को पीते जाते हैं तो ये जो अनादिकालीन मिथ्यात्व है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा और बहुत ही जल्दी वो हमसे दूर हो जाएगा और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है। हेलो। हाँ फिर उनने बोला है कि ये जैसे ही, इसके बाद जैसे ही हमारा जितना भी विकारी परिणाम है ये सब दूर भाग जाएगा, तो भाई जितने भी विकारी भाव है वो सब के जाने के बाद मैं अपने स्वरूप में ही लग जाऊंगा, स्वरूप के ही अंदर गोते खाऊंगा, या स्वरूप के ही अंदर दौड़, मेरे जो परिणाम है अपने ही स्वभाव में, ये अपने ही स्वरूप में दौड़ेंगे। ठीक है। अरे सॉरी, और क्या वीडियो लगी रहती है यार, अभी घूमे नहीं। 2 बार करिए बस। ओके, किसी कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, थैंक यू। इसके बाद बोला है कि हे समय सा, आप जो हो वो निश्चय ग्रंथ हो, मतलब आप जो हो आपके अंदर निश्चय नहीं की प्रमुखता है, और जो व्यवहार का है या व्यवहार से जो भी बात की जाती है, आपने उन सबको भेदवा है, मतलब आपने उसको भेदने वाला है, आपने उसको नाश करने वाला है या उसका भांडा फोड़ने वाला है। और आप ऐसे प्रज्ञा छेनी हो, मतलब आप समय साल के बाद आपको ऐसा प्रज्ञा छेनी मतलब आप लोगों ने कभी देखा है कि मूर्ति कैसे बनती है? मूर्ति बनाने के लिए एक वो कील जैसा कुछ होता है जिसको छेनी बोलते हैं, इसको ऐसे मारते जाते हैं, टक 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 करके उसको धीरे धीरे तोड़ते हैं। तो उन्होंने बोला प्रज्ञा मतलब ज्ञान रूपी या वो कील या वो छेनी हो, जिसके उदय होने से जितने भी कर्म अपने आत्मा पे चिपके हुए हैं या आत्मा को पकड़ के रखे हैं, और जितने भी आप कर्म रूपी जंजीरें आत्मा को बांध के रखी है, आप प्रज्ञा छेनी से वो सारे जंजीरों को तोड़ते जा रहे हो। ठीक है। हेलो। हाँ सर। हाँ ठीक है, साथी साधनों ठीक है। ओके। उसके आगे बोला है कि, इसके आगे क्या बोला है कि हे निश्चय ग्रंथ, मतलब हे ये जो प्रज्ञा छेनी, जो मतलब समय सार से जो प्रज्ञा छेनी मिलती है, ये प्रज्ञा छेनी जो है ये साधुओं के, मतलब जो मुनिराज है
ये उनके साथी है, और ये ही वो साथी है जिसकी मदद से आप जिसके मदद से आप मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ के मोक्ष प्राप्त कर लेते हो। ठीक है, यही प्रज्ञा छेनी की यूज करके आप जितने भी विकारी परिणाम हैं उन सबको अपने हृदय से बाहर निकाल के, सबको हृदय से अलग करके आप मुक्ति पथ पर बढ़ पाते हैं। ठीक है, मिर्ची आ रहा है। अब हाँ जी, हेलो, हेलो, Yes, sir, you are audible. यहाँ तक कोई डाउट है? जी नहीं। इजी, कोई सोया तो नहीं? ठीक है। इसके आगे बोला है कि आपको सुन के ऐसा होता, आपको सुनने के बाद ऐसा रस चढ़ता है कि भाई जितने भी आलसी लोग या ऐसे जो भी लोग हैं, जो एकदम मरे हुए लोग हैं, आपकी जिनवाणी को सुन के उनके अंदर भी रुचि जग जाती है। जो आलसी होता है उसके अंदर भी जान आ जाती है, और आपको जानने के बाद जो अज्ञानी लोग होते हैं उनके अंदर भी सकल ज्ञान, उनके अंदर भी ज्ञान आ जाता है। जो अज्ञानी लोग होते हैं, जिन्होंने स्व और पर के अंदर भेद विज्ञान नहीं किया होता है, उनको भी स्व और भेद का विज्ञान आ जाता है। ठीक है, अब ये जो लास्ट वाले जो 2 लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं नीचे से ही रीड करना पसंद करूंगा क्योंकि वो एकदम टेक्निकल है। अभी ये पढ़ लिएगा ये वाला, यदि तप्त स्वर्ण के पत्र बनाए जाए और उन पर रत्नों के अक्षरों से कुंद कुंद के सूत्रों को लिखा जाए तो भी कुंद कुंद के सूत्रों का मूल नहीं आंका जा सकता है। ये चीज बोली गई है यहाँ पे। ठीक है, अब समझना। ठीक है, अब उनने बोला है कि यदि सोने के, प्योर सोने के कागज को बनाया जाए और उस प्योर सोने के कागज के ऊपर हीरे, रत्न और मोतियों को अक्षर के रूप में लिखा जाए तो भी उसकी जो कीमत होगी वो कीमत से भी आप कुंद कुंद के आचार्य देव के ये जो किताब लिखी हुई है उसकी कीमत आप नहीं लगा सकते। मतलब बेसिकली ये बोल रहे हो कि आप सबसे महंगी चीज के सामने भी ये चीज जो है ये अमूल्य है, इसके आप मूल्य नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो भी कुंद कुंद जो इधर लिखा है ना कि भाई आपने ऐसे कागज को लेके आए तो भी आप कुंद कुंद के सूत्रों का मूल्य नहीं आका जा सकता है। ठीक है, एनी अदर डाउट टिल हियर? नहीं। देख लिए, अब ये लास्ट ऑप्शन है क्योंकि इसके साथ मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया। ऑल्दो मुझे ये कोर्स लास्ट लेक्चर में खत्म करना था बट एक लेक्चर एक्स्ट्रा लग गया, कोई बात नहीं। Any further doubt, any question? नहीं?
वो भी क्या किया जाए शुद्धात्मा जी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए सर। ठीक है, हर एक चैप्टर में से 3 क्वेश्चंस आएंगे। एक फिल इन द ब्लैंक आएगा, हर एक चैप्टर 3 क्वेश्चन में ऐसे बता देता हूँ। पहला वाला एक फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द कॉलम होएगा। दूसरा वाला उसके जो भी कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगा, या उसको मतलब ये समझ लेना वो चैप्टर को समराइज करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन आएगा उस चैप्टर को आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं। किसी को बोलना मत कि मैंने पेपर आउट किया है। तो वो तो जीवन उपयोगी हो। हाँ, ये तो पैटर्न बताया, क्वेश्चंस नहीं बताए। जो तीसरा बोला है आपने, तीसरा मैंने बोला है कि आप उसको अपने जीवन में कैसे उतारोगे। हाँ तो जीवन उपयोगी हो गया ना वो। हाँ, जीवन उपयोगी। रिटर्न भी है मतलब ऑब्जेक्टिव के साथ में। मेरे ख्याल से अभी कुछ चेंजेस किए थे तो उसके हिसाब से अब आपके खाली और खाली एक बार चेक करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपके इसमें है ना खाली ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होंगे, या है या नहीं मेरे को चेक करना। लास्ट पहले भाग में से कौन कौन पार्ट आएंगे? पहले भाग में से देखो मैं आपको बता दूं, तीसरे भाग में से देखो पहले भाग में से 10वां और 11वां चैप्टर नहीं आएगा। दूसरे भाग में से 12वां और 13वां चैप्टर नहीं आएगा, और तीसरे भाग में से भी 12वां चैप्टर 13वां चैप्टर नहीं आएगा। इसका मतलब ये आएंगे? हाँ, क्या मतलब सभी आएंगे? इसका मतलब ये शुद्धात्मा जी की चैप्टर नंबर होगा ही नहीं। किताब खोल के देखी नहीं है। चैप्टर नंबर 12वां 13वां चैप्टर है ही नहीं, 11 ही चैप्टर है। एग्जैक्टली यही तो मैंने बोला कि उन्होंने किताब खोल के पढ़ी देखी नहीं है। ये तो उनको पता होता कि ये तो है ही नहीं। मैंने कहा था बदमाशू। पोल खुल गई ना तारा जी। इंडेक्स तो पढ़ लेते, बाकी छोड़ दो, इंडेक्स ही पढ़ लेते। मैं थी नहीं ना, काफी हफ्ते से 3-4 हफ्ते से क्लास ज्वाइन नहीं की। क्या पढ़ाया आपने, क्या नहीं पढ़ाया? तो फिर रिकॉर्डिंग सुनो। वो तो आपकी गलती कि आपने क्लास में नहीं थी। मैंने तो छुट्टी नहीं ली। जिसने छुट्टी ली उसकी जिम्मेदार। मैंने ली है। भाई मेरे को कितने छुट्टी मार्क्स थी। का पेपर आएगा भैया जी? कितने मार्क्स का रहेगा पेपर टोटल? एक्चुअली 150 मार्क्स का टोटल जो रिटर्न वाला जो ऑब्जेक्टिव होगा ना 150 मार्क्स का होगा। तो बेसिकली उसमें जैसे पेपर 1 है, पेपर 1 में 50 मार्क्स का होगा जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, जिससे फिल इन द ब्लैंक, ड्रॉप डाउन, मैच द कॉलम्स और ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। और ये जो पेपर 1 बेसिकली भाग 1, भाग 2, भाग 3 इस तरह से रहेंगे, है ना। तो ये टोटल 50 मार्क का एक पेपर, ऐसे 50 मार्क 50 मार्क 50 मार्क पेपर 1, पेपर 3, तो 150 मार्क्स के ये हो गए, ठीक है ना। और 50 मार्क का असाइनमेंट। यस, तो बेसिकली एक ही दिन में होगा सारा? ये शेड्यूल तो जब पता चलेगा, जब आप पब्लिश होगा तब पता चलेगा, बट टोटल जो मार्क्स हैं वो हैं 300 मार्क्स, है ना। तो जिसमें जो ऑब्जेक्टिव वाला है, जैसे अभी अपन ने बोला कि ड्रॉप डाउन, फिल इन द ब्लैंक, मैच द कॉलम, ऐसे 3 पेपर्स होंगे जो इस टाइप के होंगे, जिसमें रिटर्न वाला काम नहीं है। 50 50 50, तो 150 मार्क्स यहाँ पे होंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर 30 मार्क का ओरल एग्जाम है, जो कि बेसिकली गर्दन मूल्यांकन, और बेसिकली इसमें 2 चीज है 30 मार्क, गर्दन मूल्यांकन और सर पूछ लेते ना कभी कि
क्वेश्चंस बता दो भाई, किसी से भी पूछा तो उसके दो क्वेश्चन से उसके 5-5 ऐसे मार्क्स रहेंगे, 3 क्वेश्चंस तो ऐसे 15 मार्क्स, इस तरह से 30 मार्क्स इधर हो गए। फिर 90 मार्क्स का है रिटन असाइनमेंट, जो कि अपना जो है ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो बता रहे थे सर, पेपर 1 वितराग विज्ञान 1 से, फिर 2 से 3 से, इस तरह से 3 रिटन असाइनमेंट जिनके 30 मार्क्स होंगे, तो ये 90 मार्क्स हो गए, है ना। और फिर एक है लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो उसमें आप क्या लाइफ में क्या अप्लाई किया है आपने, तो उसके तीनों भाग में से अपन को एक चैप्टर लिखना है, जिसके 10-10 मार्क्स होंगे, इस तरह से टोटल 300 मार्क्स हो गए। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अगर कोई और एडिशनल आएगा तो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, सर भी कम्युनिकेट कर देंगे। ये तो भैया ये प्लीज सब भेज चीजें कब दीजिएगा जो आप सबमिट देख करना के है? बता रहे हैं। रिटर्न असाइनमेंट कब सबमिट करना है? उसको कोई डेडलाइन या कुछ समथिंग है, या फिर अपनी मर्जी से कभी भी आराम से कर सकते हैं? देखिए वो तो आराम ड्यू का डेट टाइम था रहेगा। ना, वो तो आपका निकल गया। रिटर्न असाइनमेंट, आपको जितने भी होमवर्क या असाइनमेंट्स है ना, वो असाइनमेंट्स आपका पेपर रिलीज होने के पहले आपको कंप्लीट करना। उसके पीछे का रीजन आपको बहुत सिंपल सा मैं बता रहा हूँ। वो लोग मुझसे बोलेंगे कि सर जी आपके सारे स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स के मार्क्स सबमिट, जिन जिनके असाइनमेंट्स आए होंगे मैं उन सबके असाइनमेंट्स के मार्क्स सबमिट कर दूंगा, जिनके नहीं आए होंगे वहां पे क्या दूंगा? 0। अंडा। क्या बोर्ड एग्जाम जैसे फीलिंग आ रही है, बोर्ड एग्जाम देना है। ना बोर्ड एग्जाम तो बहुत इजी होता है। देखो बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाओ कोई टेंशन नहीं। क्यों? बाबा जो बोर्ड एग्जाम में फेल होते हैं ना, उनका भी जिंदगी में बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी चीजें हो जाती है। लेकिन वीकेंड अगर इधर आप फेल हो गई ना, तो आप आत्मकल्याण कैसे करोगे? कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, प्लीज एक बार असाइनमेंट्स का बता दीजिए कि कैसे, यानी कौन से हैं, कौन से करना है। चलिए सबसे पहला असाइनमेंट तो गणित असाइनमेंट है। एम आई राइट सुधात्मा जी? जी ठीक है, हम लोगों ने 2 असाइनमेंट सबमिट किए हैं, 7 तत्व संबंधी और 7 तत्व एंड 7 तत्व संबंधी भूल। और कुछ लोगों से बात हुई थी तो 2 लोग भी करने वाले हैं, मतलब हाफ प्रिपेयर्ड है, बट समाउ किसी वजह से नहीं डाल पाए थे। तो उनको बोलो ना जो हाफ प्रिपेयर्ड है ना। अब समझना, अगर आपकी वाइफ बोले कि भाई रोटी हाफ प्रिपेयर्ड है, मतलब लोई लग गई है, बेल दिया है, बस चलेगा? आपको खाना आप खा लोगे? थोड़ा वेट कर लेंगे, आ जाएंगे। हाँ वेट करेंगे तो आ जाएगी पूरी कंप्लीट होके। अच्छा वो आपने बोला वेट कर लीजिए, मुझे लगा कि थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, एक बार ऐसे खा के देख लीजिए क्या होता है ना। एडजस्टमेंट का जमाना है आज तो वेट का भी क्या है ना, कितना वेट करोगा इंसान। लंच का वेट डिनर होते होते तक करेंगे तो भी मजा आएगा। ये एग्जाम के 1 वीक पहले तक का वेट कर सकते हैं ना? क्या? एग्जाम के पहले 1 वीक तक का वेट कर सकते हैं ना? हाँ तो मेरे में तो पेशेंस सबसे हाई है। और मैं आपको मजे की बात बता देता हूँ, क्या है ना, अभी क्या है ना, मैं थोड़ा फ्री होने लगूंगा। एग्जाम टाइम में क्या है, क्लास तो होएगी नहीं, 2 घंटा मेरे को वैसे ही देना ही है। तो अभी फिर आपका जो असाइनमेंट आएगा ना, तो मैं पूरे 2 घंटे वो ही असाइनमेंट के ऊपर ही फोकस करूँ। समझ गए ना? ग्रुप पे मैंने एग्जाम सिलेबस और एग्जाम फॉर्मेट, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास आई थी वो मैंने डाल दिया। थैंक यू।
हाँ हम लोग को जो असाइनमेंट सबमिट करना था उसमें अभी तक सिर्फ एक ही टॉपिक आया था ना, सात तत्व संबंधी भूल का। हाँ देखो, समरी एंड मिथ बस्टर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है ना, वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो बेसिकली आप लोगों ने जो क्वेश्चन आंसर्स किए थे, जैसे कि मैं बता देता हूँ, पाटनी अंकल्स के साथ कई क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं, रविज्ञ जी के साथ हो चुके हैं, विजय अंकल के साथ हुए हैं, स्वप्निल जी तो फेवरेट है अपने, है ना, अर्चना जी है, शुद्धात्मा जी है, तो उन लोगों को तो, जिनके साथ जो एक्टिव हुए हैं, उन लोगों को टेंशन नहीं है, उनके तो मुझे पता है, तो मार्क्स मिल जाएंगे, लिखे हुए हैं। अपना नाम दे दिया। ठीक है। अब जैसे कि वैसे अपने इसमें बहुत लोग हैं, जैसे कि ज्योति मैम हो गई है, मनीष मोनिका जी हो गई है, अमित जी हो गई है, तरुण जी हो गए हैं, मैंने तो इनका ना तो आवाज ही नहीं सुना है आज तक। नहीं, सब लोगों ने बोला है, दो तीन लोगों ने तो बोला ही है, तो अब मैंने लिखा हुआ है उनके नाम भी, अच्छा, लेकिन बीच में थोड़ा टाइम से नहीं बोला है इसलिए शायद। हाँ, हो सकता है कि भाई क्या है ना, वो याददाश्त थोड़ी सी कमजोर हो गई है, क्या है ना, एज होने लग गई है, तो अब क्या किया जाए, सोल्यूशन एक ही है, हम दोबारा से कर लेंगे, क्या अंतर पड़ता है ना। तो अब जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है, नेक्स्ट क्लास के पहले के ग्राउंड रूल्स मैं आपको बता देता हूँ, वैसे नए नहीं है, सब पुराने ही है, खाली रिपीट कर दो। नेक्स्ट क्लास का जो स्कोप है वो है आपका पूरा का पूरा कोर्स। नेक्स्ट क्लास के पहले आप लोग प्रिपेयर्ड होके आओ विद वैलिड क्वेश्चंस, जिसके आंसर आपको सच में नहीं आता और सच में आपको डाउट है, ठीक है। तो भाई मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा, नहीं तो अब 2 घंटे हम लोग ऐसे बैठेंगे तो फिर मेरे को कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा ना, फिर मेरे को भी तो 2-4 क्वेश्चंस तो पूछने पड़ेंगे ना। फिर मैंने क्वेश्चंस पूछे, आपकी पोल खुल गई, जैसे कि आज पता चल गया तारा जी ने तो वही इतने सारे क्लासेस मिस किए हैं, कैसे पोल खुलती जाएंगी सबकी, फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो आप सब लोग प्रिपेयर्ड होके आना नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट दोनों क्लास के अंदर हम लोग सारे असाइनमेंट्स खत्म करेंगे। अभी है लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसके अंदर क्या है, 3 क्वेश्चंस आपको मिलने हैं, आप लोगों ने दो दो क्वेश्चंस तो आपने कर लिया है, राइट। भाग 1 और भाग 2 से एक एक बना लिया है आपने, चलो। क्या बोले? भाग 1 और भाग 2 से तो आपने असाइनमेंट कर लिया है, हेलो। हाँ, भाग 1 और भाग 2 से तो भाग 3 से मैं आपको दे देता हूँ। भाग 3 से आपका क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, आप अपने ही जीवन में ही आप एनालाइज कीजिए कि आपका कौन सा ग्रहित मिथ्यात्व है, कौन सा अग्रहित मिथ्यात्व है, और आप उन दोनों मिथ्यात्व को डिशुम 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 कैसे करोगे, ठीक है। आपको आपकी लाइफ के ग्रहित और ग्रहित मिथ्यात्व को आइडेंटिफाई करना है और उसको लिख के लाना, ठीक है।
सर भाग 2 का तो मुझे पता है, सात तत्व संबंधी भूल वो असाइनमेंट किया था। भाग 1 का कोई असाइनमेंट मेरे को नहीं याद आ रहा है, उसका कोई असाइनमेंट था क्या? एक तो सात तत्व था, है ना, और फिर एक हाँ था वो, संबंधी भूल। अच्छा 7 तत्व अलग था और 7 तत्व संबंधी भूल अलग है, वो दोनों मैंने एक साथ ही कर दिए थे। अच्छा ठीक, ओके। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन? हाँ मतलब कोई सैंपल पेपर या मॉडल पेपर टाइप का नहीं मिलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं? वो आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर लाइक, वो शायद शेयर्ड भी है, मतलब जो गूगल ड्राइव में शेयर्ड हुआ है हाँ जी, मॉडल क्वेश्चन आई थिंक गूगल ड्राइव का तो दीदी को पता है, वो शायद गेस्ट पेपर बोलना चाह रही हैं। देखो गैस पेपर तो मैंने आपको बता दिया ना। देखो एक राष्ट्रीय बात बताता हूँ, हमारे इधर कैसे होते हैं, जितने भी टीचर्स होते हैं ना, सारे टीचर्स को बोला जाता है कि आप लोग अपने अपने पेपर्स बना के सबमिट करो। उसके बाद हाँ हाँ स्वप्निल जी, फिर एक दूसरे के पेपर एक दूसरी क्लास में दिए जाते हैं। नहीं 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 नहीं, फिर एक तीसरे टीचर को बोलते हैं कि 5-6 पेपर को लो रैंडमली और इनको मिक्स करके एक नया पेपर बना दो। और वो जो नया टीचर होता है ना, उसको ये भी छूट होती है कि भाई 6 पेपर के अलावा भी उसके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो वो भी डाल सकता है। तो इससे क्या होता है ना, हमें पता ही नहीं चलता है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही होता है। तो सर पासिंग मार्क्स कितने हैं? उतने तो आ ही जाएंगे आई थिंक हमारे। देखो वैसे तो पासिंग मार्क कितना मुझे पता नहीं है, लेकिन जो मेरा लास्ट टाइम के जितने भी बैचेस थे उन सारे बैचेस में जो हम लोगों ने पासिंग मार्क डिसाइड किया था, मतलब म्यूचुअली सारे स्टूडेंट्स ने आपस में बातचीत करके जो उन लोगों ने बोला ना कि हाँ हम लोग हमारे बैच के लिए पासिंग मार्क का बेंच मार्क, तो वो उन लोगों ने 90% रखा था। और आपको एक राज की बात बताओ, सब लोग पास हो गए होंगे, टॉप किए होंगे। मतलब वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरा बैच था ना, वो दोनों बैच इतना अच्छे निकले हैं कि बेस्ट बैचेस के अवार्ड जो एंडिंग में हर आपका जब ये निकलेगा ना, साल के एंड में एक ओपन हाउस होता है, तो उसमें बताया जाता है कौन सा बैच का परफॉर्मेंस कैसा हुआ है, ताकि हम टीचर्स के बीच में भी कंपटीशन हुए थोड़ा बहुत। तो उसके अंदर ना अभी तक तो ऐसा हो गया था फाइनल 5th ईयर आते आते तक कि सबको पता था कौन सा बैच में होता है। मतलब मैं आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ये पूरा पहले के प्रेशर बैचेस, डालने के बाद अभी आप ये बोल रहे हो कि मैं कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि मेरे पहले वाले बैचेस ने जो बेंचमार्क सेट किया है, मैं आपको बस वो बता रहा हूँ। आप आपने तो बेंचमार्क बता उसे दिया, मैं तो मेंटेन अभी ये रखना है। पूछने वाली थी कि अगर फेल होगा तो सेमेस्टर 1 रिपीट करना पड़ेगा क्या? मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि आप लोग में से कोई भी फेल होगा। आपने क्लासेस अटेंड की है, 2-2 घंटे की सारे क्लासेस अटेंड की है, तो आई कैन बेट कि आप फेल नहीं होंगे। और जो अगले 2 क्लासेस होने वाले ना मस्ती की, वो तो मिस मत करो। उसमें आपको इतनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी कि रात को भी कोई उठा के आपसे पूछे ना तो आप बता दो, रट्टा नहीं होएगा आपको,
लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो। आपके आंसर को कोई गलत नहीं बोल पाएगा। और मैं सच में बोल रहा हूं, कोई प्रेशर नहीं है। मैंने आपको मेरे पहले वाले बैचेस का बताया है। आप लोग नए स्टैंडर्ड भी सेट कर सकते हो, यू नो। आप लोग बोल सकते हो कि सर लास्ट वालों ने 90 किया था, हम 95 तक पहुंच जाएंगे। मैंने कुछ नहीं बोला है। आप लोगों की इच्छा, आपको जो सेट करना, आई डोंट माइंड इट। नहीं, वो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना आपके साथ। बस तो फिर मेरे को क्या है। सुन आपने लो ना बोला नहीं, सुब्रत जी, पाटनी अंकल और किधर गए? हम तो इधर ही हैं। सुन रहे सुन रहे। हाँ बोलिए सर। एक जन का तो विकेट आउट हुआ ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, हम तो आपके एकदम सामने सुन रहे हैं, एकदम आप तो बाकायदा। हो, एक और अंकल है, विजय मेहता जी। विजय जी। हाँ विजय अंकल, वो नहीं दिखाई दे रहे। नहीं, वो अभी तो थे वो। वो अभी लेफ्ट हो गए हैं। वो शायद एग्जाम की तैयारी करने चले गए। चलिए, मजा और ले कोई रहे। क्वेश्चन और कोई डाउट? सर पढ़ेंगे तब डाउट आएगा, कल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं फिर डाउट्स निकलेंगे। अरे तुम ये तो वाला एक्सपर्ट पॉइंट तो मेरे है। को एकदम अच्छा लगा। चलिए फिर, कल करे सो आज कर, आज कर सो अब देखो अभी 10 मिनट है, मैं 10 मिनट पहले छोड़ देता हूँ। शुभ मुहूर्त है अभी का, चाहिए तो आप ऑनलाइन चेक कर लो। एकदम शुभ मुहूर्त है, इससे अच्छा मुहूर्त आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। श्री गणेश कर ही देना। सर ये हो गया ग्रहित मिथ्यात्व का असाइनमेंट। भाई मैं तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में गाड़ी में स्वस्तिक बनाना, शुभ मुहूर्त में गाड़ी देना। नींबू मिर्ची लगाना। भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैंने आपको असाइनमेंट दिया। आपने सर दे दिया ना क्लू, अभी आपने बोला ना शुभ मुहूर्त है क्लास खत्म करने, तो वही मैंने बोला हो गया ग्रहित मिथ्यात्व का। आंसर भी दे दिया सर ने। इसलिए मैंने बोला ना कि अगले 2 क्लास में रहोगे ना, उसके बाद आप लोग पूरा पेपर हमारा ऑनलाइन सॉल्व हो चुका होगा लिखने से पहले। ठीक है। जी। मेरी वाइफ तो ऐसे घूमते घूमते सुनती है ना, तो उसको कॉन्फिडेंस आ गया है। वो बोल रही है कि चिंता मत करो, मैं भी 95 के ऊपर लेके आऊंगी। बिल्कुल नहीं, ऐसा मैंने कुछ बोला है। सर एक और क्वेश्चन था, ये जो नमोकार महामंत्र शाखा जो एक्स्ट्रा बुक थी ना, उसमें से भी आएंगे क्या क्वेश्चन, मतलब हाँ। उसको भी? हाँ हाँ, आपको जो भी डॉक्यूमेंट भेजा है ना, उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है कितने मार्क्स से किस में से आएंगे। अच्छा ओके। तो दिखा दे सर। तो वित्तीय विज्ञान भाग 3 जो है वो 90 मार्क का है। जो वित्तीय विज्ञान भाग 2 है वो 70 मार्क का है, और शाकाहार 20 मार्क का है। जो वित्तीय विज्ञान भाग 1 है वो 70 मार्क का है, और नमो का महामंत्र 20 मार्क का है। ठीक है। कोई और डाउट? चलिए, तो आज की ये पहली क्लास है जो आपके टाइम से पहले खत्म, और ये सेमेस्टर की आपकी लास्ट क्लास है जो टाइम से पहले खत्म। ठीक है। चलिए, जिनवाणी स्तुति के रूप में अपन क्या करेंगे, समय सार स्तुति पढ़ेंगे।
कौन पढ़ना चाहेगा? पूजा जी आप पढ़ना चाहोगी या अर्चना जी आप? हाँ जी सर, मैं पढ़ लेती हूँ, आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए बस। चलो एक सेकेंड। दिख रहा है? हाँ, थोड़ा सा जूम हो जाएगा। एक सेकेंड। ठीक है। हाँ जी। नहीं सर, सॉरी ना, वो एक्चुअली मेरे मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो कोई और रीड कर लेगा। हाँ अनुभूति जी, मैं कर लूँ सर? कोई भी कर लीजिए। संसारी जीवना भाव मरणो टालवा, करुणा करी सरिता बहावी सुधा तणी, प्रभुवीर ते संजीवनी, शोषाति देखी सरितने करुणा बिना, हृदये करी मुनि कुंद संजीवनी, समय प्राव्रत तणे भाजन भरी, कुंद कुंद रच्युं शास्त्र साथिया अमृते पूर्या, ग्रंथादिराज तारामां भावो ब्रह्मांडना भर्या, अहो वाणी तारी प्रशम रस भावे नितरती, मुमुक्षुने पाती अमृत रस अंजलि भरी भरी, अनादिनी मूर्छा विषतणी त्वराथी उतरती, विभावे थे थंभी स्वरूप भणी दौड़े परिणति, तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सघला, व्यवहार ना भेदवा, तुम प्रज्ञाशीणी ज्ञान ने उदयनी, संधि सहु छेदवा, साथी साधक नो तुम भानु जगनो, संदेश महावीर नो, विसामो भव क्लांतना हृदय नो, तुम पंथ मुक्ति तणो, सुने तने रस निबंध शिथिल थाय, जाने तने हृदय ज्ञानी तणाम जनाय, तुम रुचताम जगतनी रुचियाल से सौ, तुम रीजताम सकल गायक देव रीचे, बनाऊं पत्र कुंदन ना रत्नो ना अक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रो ना अंकाय मूल्य ना कदी। चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जयेंद्र, तुम क्षमा। जय जय। जय